शीर्षक प्रेम तर्पण। कृतिका को था किसका इंतजार? लेखक कीर्ति दीक्षित। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, माधव, हमसे जितना पड़ रहा हम कर रहे हैं, लेकिन कृतिका जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा। एक दोस्त होने के नाते मेरी तुम्हें सलाह है कि अब इन्हें घर ले जाओ और इनकी सेवा करो, क्योंकि कृतिका जी के पास अब समय नहीं है। हमारे हाथ में जितना था हम कर चुके हैं। डॉक्टर सुकेतु की बातें सुनकर माधव के पीले पड़े मुख पर बेचैनी छा गई। सब कुछ सुन सा समझने न समझने की अवस्था से परे माधव दीवार के सहारे टिक गया। डॉक्टर सुकेतु ने माधव के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए फिर कहा, हिम्मत रखो माधव, मेरी मानो तो अपने सगे संबंधियों को बुला लो। माधव बिना कुछ कहे बस आईसीयू के दरवाजे को घूरता रहा। कुछ देर बाद माधव को स्थिति का भान हुआ। उसने अपनी डबडबाई आंखों को पोंछते हुए अपने सभी सगे संबंधियों को कृतिका की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया। इधर कृतिका की एक एक सांस हजार बार टूट टूट कर बिखर रही थी। बची धड़कनें कृतिका के हृदय में आखिरी दस्तक देकर जा रही थीं। पथराई आंखें और पीला पड़ता शरीर कृतिका की अंतिम वेला को धीरे धीरे उस तक सरका रहा था। कृतिका के भाई, भाभी, मौसी, सभी परिवारजन रात तक दिल्ली पहुंच गए। कृतिका की हालत देख सभी का बुरा हाल था। माधव को ढाढ़स बंधाते हुए कृतिका के भाई कुणाल ने कहा, जीजा जी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी कृतिका को देखने डॉक्टर विजिट पर आए। कुणाल और माधव भी वेटिंग रूम से कृतिका के आईसीयू वार्ड पहुंच गए। डॉक्टर सुकेतु ने कृतिका को देखा और माधव से कहा, कोई सुधार नहीं है, स्थिति अब और गंभीर हो चली है। क्या सोचा माधव तुमने? नहीं सुकेतु, मैं एक छोटी सी किरण को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम ही बताओ, मैं कैसे मान लूं कि कृतिका की सांसें खत्म हो रही हैं, वो मर रही है? नहीं, वो यहीं रहेगी और उसे तुम्हें ठीक करना ही होगा। यदि तुमसे न हो पा रहा हो तो हम दूसरे किसी बड़े अस्पताल में ले जाएंगे, लेकिन ये मत कहो कि कृतिका को घर ले जाओ। हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सुकेतु ने माधव के कंधे को सहलाते हुए कहा, धीरज रखो, यहाँ जो इलाज हो रहा है वो बेस्ट है। कहीं भी ले जाओ, इससे बेस्ट ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। और तुम चाहते हो कि कृतिका जी यहीं रहेंगी, तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते नहीं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते ये सलाह दे रहा हूँ। डोंट वरी, टेक केयर, वी विल डू आवर बेस्ट। माधव को कुणाल ने सहारा दिया और कहा, जीजा जी सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। माधव निर्लिप्त सा जमीन पर मुंह गड़ाए बैठा रहा। 3 दिन हो गए। कृतिका की हालत जस की तस बनी हुई थी। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। सभी बुजुर्ग कृतिका के बीते दिनों को याद करते उसके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे कि अभी इस बच्ची की उम्र ही क्या है, इसे ठीक कर दो। देखो तो, जिनके जाने की उम्र है वो भले चंगे बैठे हैं, और जिसके जीने के दिन है वो मौत की शैया पर पड़ी है। कृतिका की मौसी ने हिम्मत करते हुए माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा दिल कड़ा करो, कृतिका को और कष्ट मत दो, उसे घर ले चलो। माधव ने मौसी को तरेरते हुए कहा, कैसी बातें करती हो मौसी, मैं उम्मीद कैसे छोड़ दूं? तभी माधव की मां ने गुस्से में आकर कहा, क्यों मरे जाते हो मधु बेटा, जिसे जाना है जाने दो। वैसे भी कौन से सुख दिए हैं तुम्हें कृतिका ने जो इतना दुख मना रहे हो? वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, एक संतान तो दे न सकी। माधव खींच पड़ा, बस करो अम्मा, समझ भी रही हो क्या कह रही हो? वो कृतिका ही है जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, सफल हूँ। हर परेशानी को अपने सिर ओढ़कर वही खड़ी रही मेरे लिए। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए आप बस चुप ही रहिए। कृतिका की मौसी ये सब देखकर सुबकते हुए बोली, न जाने किस में प्राण अटके पड़े हैं, क्यों तेरी ये सांसों की डोर नहीं टूटती? देख तो लिया सबको, और किसकी अभिलाषा ने तेरी आत्मा को बंदी बना रखा है? अब खुद भी मुक्त हो बेटा, और दूसरों को भी मुक्त कर। जा बेटा कृतिका, जा। माधव मौसी की बात सुनकर वहां से निकल गया। वो खुद से प्रश्न कर रहा था, क्या सच में कृतिका के प्राण कहीं अटके हैं? उसकी सांसें किसी का इंतजार कर रही हैं। अपनी अपलक खुली आंखों से
वो किसे देखना चाहती है? सब तो यहीं पर है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं? उसके चेहरे पर मैंने सदैव उदासी ही तो देखी है। एक ऐसा दर्द उसकी आंखों से छलकता था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं कभी जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसी उदासी उसके मुख पर सदैव सोई रहती है। कौन से दर्द की हरारत उसकी आंखों को पीला करती जा रही है। लेकिन कोई तो उसकी पीड़ा का साझा होगा, मुझे जानना होगा। सोचता हुआ माधव गाड़ी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही कृतिका के सारे कागज पत्र उलट पुलट कर देख डाले, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ देर बैठा तो उसे कृतिका की वो डायरी याद आई जो उसने कई बार कृतिका के पास देखी थी। एक पुराने बक्से में कृतिका की वो डायरी मिली। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कृतिका का न जाने कौन सा दर्द उसके सामने आने वाला था। अपने डर को पीछे धकेल माधव ने थरथराते हाथों से डायरी खोली तो एक पन्ना उसके हाथों से आ चिपका। माधव ने पन्ने को पढ़ा तो सन्न रह गया। ये पत्र तो कृतिका ने उसी के लिए लिखा था। प्रिय माधव, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अबूझ पहेली ही रही। मैंने कभी तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, न प्रेम, न संतान और न जीवन। मैं तुम्हारे लायक तो कभी थी ही नहीं, लेकिन तुम जैसे अच्छे पुरुष ने मुझे स्वीकार किया। मुझे तुम्हारा सानिध्य मिला, ये मेरे जन्मों का ही फल है। लेकिन मुझे दुख है कि मैं कभी तुम्हारा मान नहीं कर पाई, तुम्हारे जीवन को सार्थक नहीं कर पाई। तुम्हारी दोस्त पत्नी तो बन गई, लेकिन आत्मांगी नहीं बन पाई। मेरा अपराध क्षम्य तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना माधव। तुम्हारे जैसे महापुरुष का जीवन मैंने नष्ट कर दिया। आज तुम्हारा कोई तुम्हें अपना कहने वाला नहीं, सिर्फ मेरे कारण। मैं जानती हूँ तुमने मेरी कोई बात कभी नहीं टाली, इसलिए एक आखिरी याचना इस पत्र के माध्यम से कर रही हूँ। माधव, जब मेरी अंतिम विदाई का समय हो तो मुझे उसी माटी में मिश्रित कर देना जिस माटी ने मेरा निर्माण किया, जिसकी छाती पर गिर गिर कर मैंने चलना सीखा, जहाँ की दीवारों पर मैंने पहली बार अक्षरों को बुनना सीखा, जिसकी माटी का स्वाद मेरे बाल मुख में कितनी बार जीवन का आनंद घोलता रहा। मुझे उसी आंगन में ले चलना जहाँ मेरी जिंदगी बिखरी है। मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे उसी मिट्टी की गोद में सुलाना जिसमें मैंने आंख खोली थी। तुमने अपने सारे दायित्व निभाए, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम को आत्मसात न कर सकी। इस डायरी के पन्नों में मेरी पूरी जिंदगी कैद थी, लेकिन मैंने पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब मेरी बारी है, हो सके तो मुझे क्षमा करना। तुम्हारी कृतिका। माधव सहम गया। डायरी के कोरे पन्नों के सिवा कुछ नहीं था। कृतिका ये क्या कर गई? अपने जीवन की उस पूजा पर पर्दा डालकर चली गई जिसमें तुम्हारी जिंदगी अटकी है। आज अस्पताल में हर एक सांस तुम्हें हजार हजार मौत दे रही है और हम सब बस देख रहे हैं। माधव ने डायरी के अंतिम पृष्ठ पर एक नंबर लिखा पाया। वो पूर्णिमा का नंबर था। पूर्णिमा कृतिका की बचपन की एकमात्र दोस्त थी। माधव ने खुद से प्रश्न किया कि मैं इसे कैसे भूल गया। माधव ने डायरी पर लिखा नंबर डायल किया। हेलो, क्या मैं पूर्णिमा जी से बात कर रहा हूँ? मैं उनकी दोस्त कृतिका का पति बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं, मैं उनकी भाभी हूँ। दीदी अब दिल्ली में रहती है। माधव ने पूर्णिमा का दिल्ली का नंबर लिया और फौरन पूर्णिमा को फोन किया। नमस्कार, क्या आप पूर्णिमा जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं माधव, कृतिका का हस्बैंड। पूर्णिमा उछल पड़ी। कृतिका? कहाँ है वो? वो तो मेरी जान थी। कैसी है वो? कब से उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उससे कहिएगा मैं नाराज हूँ बहुत। कहाँ गई, कुछ बताया ही नहीं। एक साथ पूर्णिमा ने शिकायतों और सवालों की झड़ी लगा दी। माधव ने बीच में ही टोकते हुए बोला, कृतिका अस्पताल में है, उसकी हालत ठीक नहीं है। क्या आप आ सकती हैं मिलने? पूर्णिमा धम से सोफे पर गिर पड़ी। कुछ देर दोनों ओर चुप्पी छाई रही। माधव ने पूर्णिमा को अस्पताल का पता बताया। मैं अभी पहुंचती हूँ।
कहकर पूर्णिमा ने फोन काट दिया और आनन फानन में अस्पताल के लिए निकल गई। माधव निर्णयों की गठरी बनाकर अस्पताल पहुंच गया। कुछ ही देर बाद पूर्णिमा भी वहां पहुंच गई। डॉक्टर सुकेतु की अनुमति से पूर्णिमा को कृतिका से मिलने की आज्ञा मिल गई। पूर्णिमा ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, कृतिका को देखकर गिरते गिरते बची। सौंदर्य की अनुपम कृतिका आज सूखे मरते शरीर के साथ पड़ी थी। पूर्णिमा खुद को संभालते हुए कृतिका की बगल में स्टूल पर जाकर बैठ गई। उसकी ठंडी पड़ती हथेली को अपने हाथ से रगड़कर उसे जीवन की गर्माहट देने की कोशिश करने लगी। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, कृति, ये क्या कर लिया तूने? कौन सा दर्द तुझे खा गया? बता मुझे, कौन सी पीड़ा है जो तुझे जीने नहीं दे रही है और ना ही मरने? सब कुछ तेरे सामने है। तेरा परिवार, जिसके लिए तू कुछ भी करने को तैयार रहती थी, तेरा उनका सगा ना होना, यही तेरे लिए दर्द का कारण हुआ करता था। लेकिन आज तेरे लिए वो किसी सगे से ज्यादा बिलख रहे हैं। इतने समझदार पति हैं, फिर कौन सी वेदना तुझे विरक्त नहीं होने देती? कृति की पथराई आंखें बस दरवाजे पर टिकी थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पूर्णिमा कृतिका के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर उसकी आंखों में उसकी पीड़ा खोजते हुए पूर्णिमा ने धीरे से कहा, शेखर। कृति की पथराई आंख से आंसू का एक कतरा गिरा और निढाल हाथों की उंगलियां पूर्णिमा की हथेली को छू गईं। पूर्णिमा ठिठक गई। अपना हाथ कृतिका के सिर पर रखकर बिलख पड़ी। तू कौन है कृतिका? ये कैसी आराधना है तेरी जो मृत्युशैया पर भी नहीं छोड़ती? ये कौन सा रूप है प्रेम का जो तेरी आत्मा तक को छलनी किए डालता है? तभी आवाज आई, मैडम, आपके मिलने का समय खत्म हो गया है। मरीज को आराम करने दीजिए। पूर्णिमा कृतिका के हाथों को उम्मीद से सहलाकर बाहर आ गई और पीछे कृतिका की आंखें अपनी इस अंतिम पीड़ा के निवारण की गुहार लगा रही थीं। उसकी पुतलियों पर गुजरा कल एक एक करके नाचने लगा था। कृतिका नाम मौसी ने ये कहकर रखा था कि इस मासूम की हम सब माताएं हैं कृतिकाओं की तरह, इसलिए इसका नाम कृतिका रखते हैं। कृतिका की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। मौसी उस 2 दिन की बच्ची को अपने साथ ले आई थी। नानी, मामी, मौसी सब ने देखभाल कर कृतिका का पालन किया था। जैसे जैसे कृतिका बड़ी हुई तो लोगों की सहानुभूति भरी नजरों और बच्चों के आपसी झगड़ों ने उसे बता दिया था कि उसके माँ बाप नहीं हैं। परिवार में प्राय उसे लेकर मनमुटाव रहता था। कई बार ये बड़े झगड़े में भी तब्दील हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप मासूम छोटी कृतिका संकोची, डरी, सहमी सी रहने लगी। वो लोगों के सामने आने से डरती, अक्सर चिड़चिड़ाया करती। लोगों की दया भरी दलीलों ने उसके भीतर साधारण हंसने बोलने वाली लड़की को मार डाला था। कभी उससे बच्चे चिढ़ाते कि अरे, इसकी तो मम्मी ही नहीं है, ये बेचारी किससे कहेगी। मासूम बचपन ये सुनकर सहम कर रह जाता। ये सब कुछ उसे व्यग्र बनाता चला गया। बस हर वक्त उसकी पीड़ा यही रहती कि मैं क्यों इस परिवार की सगी नहीं हुई। धीरे धीरे वो खुद को दया का पात्र समझने लगी थी। अपने दिल की बेचैनी को दबाए अक्सर सिसक सिसक कर ही रोया करती। युवावस्था में न अन्य युवतियों की तरह सजने संवरने के शौक, न हंसी ठिठोली, बस एक बेजान गुड़िया सी वो सारे काम करती रहती। उसके दोस्तों में सिर्फ पूर्णिमा ही थी जो उसे समझती और उसकी अनकही बातों को भी बूझ लिया करती थी। कृतिका को पूर्णिमा से भी कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पूर्णिमा उसे समझाती, दुलारती, डांटती, सब कुछ करती, लेकिन कृतिका का जीवन रेगिस्तान की रेत की तरह ही था। कृतिका के घर के पास एक लड़का रोज उसे देखा करता था। कृतिका उसे नजरअंदाज करती रहती, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें बार बार कृतिका को अपनी ओर खींचा करती। कभी किसी की ओर न देखने वाली कृतिका उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसकी आंखों में उसे खिलखिलाती, नाचती, झूमती जिंदगी दिखने लगी थी, क्योंकि एक वही आंखें थीं जिनमें सिर्फ कृतिका थी। उसकी पहचान के लिए कोई सवाल नहीं था, कोई सहानुभूति नहीं थी। कृतिका के कॉलेज में ही पढ़ने आया था शेखर। कृतिका
अब सजने संवरने लगी थी, हंसने लगी थी। वो शेखर से बात करती तो खिल उठती। शेखर ने उसे जीने का नया हौसला और पहचान से परे जीना सिखाया था। पूर्णिमा ने शेखर के बारे में घर में बताया तो एक नई कलह सामने आई। कृतिका चुपचाप सब सुनती रही। अब उसके जीवन से शेखर को निकाल दिया गया। कृतिका फिर बिखर गई। इस बार संभलना काफी मुश्किल था, क्योंकि कच्ची माटी को आकार देना सहज होता है। कृतिका में अब शेखर ही था। महीनों कृतिका अंधेरे कमरे में पड़ी रही, न खाती न पीती, बस रोती ही रहती। एक दिन नौकरी के लिए कॉल लेटर आया तो परिवार वालों ने भेजने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बार कृतिका अपने संकोच को तिलांजलि दे चुकी थी। उसने खुद को काम में इस कदर झोंक दिया कि उसे अब खुद का होश नहीं रहता। परिवार की ओर से अब लगातार शादी का दबाव बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप सेहत बिगड़ने लगी। उसके लिए जीवन कठिन हो गया था। पीड़ा ने तो जैसे उसे गोद ले लिया हो। रात भर रोती रहती। सपने में शेखर की छाया को देखकर चौंक कर उठ बैठती। उसकी पागलों सी स्थिति होती जा रही थी। अब कृतिका ने निर्णय ले लिया था कि वो अपना जीवन खत्म कर देगी। कृतिका ने पूर्णिमा को फोन किया और बिलक बिलक कर रो पड़ी। पूर्णिमा, मुझसे अब जिया नहीं जाता, मैं सोना चाहती हूँ। पूर्णिमा ने झल्ला कर कहा, हाँ मर जा और उन लोगों को कलंकित कर जा जिन्होंने तुझे उस वक्त जीवन दिया जब तेरे ऊपर किसी का साया नहीं था। इतनी स्वार्थी कब और कैसे हो गई तू? तूने जीवन भर उस परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, आज तू ये कलंक देगी उपहार में? कृतिका ने बिलखते हुए कहा, मैं क्या करूं पूर्णिमा, शेखर मेरे मन में बसता है। मैं कैसे स्वीकार करूं कि वो मेरा नहीं? मैं तो जिंदगी जानती ही नहीं थी, वही तो मुझे इस जीवन में खींच कर लाया था। आज उसे जरा सी भी तकलीफ होती है तो मुझे एहसास हो जाया करता है। मुझे अनाम वेदना छलनी कर जाती है। मैं तो उससे नफरत भी नहीं कर पा रही हूं। वो मेरे रोम रोम में बस रहा है। पूर्णिमा बोली, कृतिका, जरूरी तो नहीं कि जिससे हम प्रेम करें उसे अपने गले का हार बनाकर रखें। वो हर पल हमेशा हमारे साथ रहे। प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना तो नहीं है। तुझे जीना होगा। यदि शेखर के बिना नहीं जी सकती तो उसकी वेदना को अपनी जिंदगी बना ले। उसकी पीड़ा के दुशाले से अपने मन को ढक ले। शेखर खुद ब खुद तुझ में बस जाएगा। तुझसे उसे प्रेम करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। कृतिका को अपने प्रेम को जीने का नया मार्ग मिल गया था। शेखर उसकी आत्मा बन चुका था। शेखर की पीड़ा कृतिका को दर्द देती थी, लेकिन कृतिका जीती गई। सबके लिए, परिवार की खुशी के लिए माधव से कृतिका का विवाह हो गया। माधव एक अच्छे जीवन साथी की तरह उसके साथ चलता रहा। कृतिका भी अपने सारे दायित्वों को निभाती चली गई, लेकिन उसकी आत्मा में बसी वेदना उसके जीवन को धीरे धीरे खा रही थी, और वही पीड़ा उसे आज मृत्युशैया तक ले आई थी। उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था। रात हो चली थी। नर्स ने आईसीयू के तेज प्रकाश को मद्धम कर दिया और कृतिका की आंखों में नाचता अतीत फिर वर्तमान के दुशाले में दुबक गया। पूर्णिमा ने माधव से कहा कि कृतिका को आप उसके घर ले चलिए, मैं भी चलूंगी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पूर्णिमा ने घर आकर तमाम किताबों, डायरियों की खोजबीन कर शेखर का फोन नंबर ढूंढा और फोन लगाया। सामने से एक भारी सी आवाज आई, हेलो, कौन? हेलो शेखर। जी, मैं शेखर बोल रहा हूँ। शेखर, मैं पूर्णिमा, कृतिका की दोस्त। कुछ देर चुप्पी छाई रही। शेखर की आंखों में कृतिका तैर गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पूर्णिमा, कृतिका कृतिका कैसी है? पूर्णिमा रो पड़ी। मर रही है। उसकी सांसें उसी शेखर के लिए अटकी हैं जिसने उसे जीना सिखाया था। क्या तुम उसके घर आ सकोगे कल? शेखर सोफे पर बेसुध सा गिर पड़ा। मुंह से बस यही कह सका, हाँ। कृतिका को एम्बुलेंस से घर ले जाया गया। घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबकी आंखों में उस माटी में खेलने वाली वो गुड़िया उतर आई। दरवाजे के पीछे छिप जाने वाली मासूम कृति आज अपनी वेदनाओं को साकार कर इस मिट्टी में छिपने आई थी। दरवाजे पर लगी कृतिका की आंखों से अश्रुधार बह निकली।
शेखर ने देहरी पर पांव रख दिया था। कृतिका की पुतलियों में जैसे ही शेखर का प्रतिबिंब उभरा, उसकी अंतिम सांसों के पुष्प शेखर के कदमों में बिखर गए और शेखर की आंखों से बहती गंगा ने प्रेम तर्पण कर कृतिका को मुक्त कर दिया। अभी आपने सुनी स्वप्निल कुमारी की आवाज में कीर्ति दीक्षित द्वारा लिखित प्रेम तर्पण, कृतिका को था किसका इंतजार। ये स्टोरी टेल की 2017 की प्रस्तुति है।